कक्षा एनसीसी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत। एनसीसी के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें आज हम आपके समक्ष जो है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सोच विचार, सोशल इविल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ड्रग एब्यूज, मिशन इंद्रधनुष, डिजिटल अवेयरनेस, वेस्ट मैनेजमेंट, वोमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, ट्री प्लांटेशन, ट्रैफिक अवेयरनेस, पॉल्यूशन, इतने को हमको पढ़ना है, जिसका हिंदी के माध्यम से मैं आपके समक्ष सब प्रस्तुत करूंगा। आप पाठ्यक्रम को देखें। यही है, आपको पढ़ना है ये सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसी के अंतर्गत आपको सोच विचार माने इसके विषय में विचार की आखिर सोशल सर्विस माने समाज सेवा एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज सामुदायिक विकास गतिविधियाँ क्या हैं, इसके विषय में सोच विचार, इसके विषय में भूमिका को जानना होगा। इसके बाद सामाजिक जो मूल्य हैं उनके विषय में जानना होगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह जो योजना है इसका क्या मतलब है। ड्रग अब्यूज, नशा मुक्त मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से संबंधित अभियान है। डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल जागरूकता, वेस्ट मैनेजमेंट कचरा प्रबंधन, महिला स्वास्थ्य एवं सफाई, वृक्षारोपण, ट्रैफिक जागरूकता एंड प्रदूषण, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। आप क्रमवार देखें। पहले देखें सामाजिक सेवा, समाज सेवा और सामुदायिक विकास जो टॉपिक है इसके विषय में जानकारी करें। परिचय है, पहले इसको जान लें। सामाजिक सुरक्षा उन नागरिकों को बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने के उद्देश्य से सभी सरकारी या अन्य कार्यक्रमों को संदर्भित करती है जो विकलांगता, वृद्धावस्था के कारण सेवानिवृत्त, बेरोजगार या बेरोजगार हैं। यह कर्मचारियों और नियोक्ताओं या सरकार द्वारा ही दोनों से योगदान के माध्यम से वित्त पोषित है। दुनिया में एक अनुमान के अनुसार दुनिया के केवल 27% आबादी के पास व्यापक सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच है और किसी के पास नहीं। केवल 27% लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा है। तो इस पाठ्य का परिचय हुआ। अब आप देखें सामाजिक सुरक्षा है क्या चीज़। सामाजिक सुरक्षा सरकार के कार्रवाई कार्यक्रमों को संदर्भित करता है। सहायता, भोजन और आश्रय के लिए पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच की गारंटी, उपायों के माध्यम से जनसंख्या के कल्याण को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए बड़े और संभावित कमज़ोर क्षेत्रों जैसे बच्चों, बुजुर्गों, बीमार, बेरोजगारों पर आबादी के लिए किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली सेवाओं को अक्सर सामाजिक सेवाएं कहा जाता है। सामाजिक सुरक्षा कुल मिला के इनको कहना है कि जो सरकार तरह तरह के सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम चला रही है और तमाम गैर सरकारी संगठन NGO हैं,
वे भी सामाजिक सुरक्षा लोगों के सहयोग के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं, सबको इन सारे कार्यक्रमों को सामाजिक सेवाएं नाम दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों को पंचवर्षीय योजनाओं में मान्यता प्राप्त एक व्यापक चिंता है। कहने का तात्पर्य जो असंगठित क्षेत्र में, जो संगठित क्षेत्र सरकारी क्षेत्र संगठित हैं, जो छोटे मोटे रोजगार वाले हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं और फुटपाथ वाले हैं, जो असंगठित क्षेत्र है भारत का, लगभग 70% आबादी उसी पर जीवित रहती है। इस पे हर पंचवर्षीय योजना में सरकार चिंता व्यक्त करती है, उनके सहयोग के लिए योजना बनाती है। भारत का संविधान राज्य नीति के अपने निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से संगठित और असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को शक्ति और भावना प्रदान करता है। सामाजिक कल्याण राज्य या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा घटना को रोकने या विकलांग पीड़ितों या विघटन या अपराध या अभावग्रस्तता आदि में सुधार या पुनर्वास करने के लिए प्रदान की जाने वाली संस्थागत या व्यक्तिगत सेवाओं के लिए एक सेट को संदर्भित करता है। सामाजिक सुरक्षा के प्रकार में आप देखें किस तरह की सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। सामाजिक बीमा, यह वह जगह है जहां लोगों की मान्यता में सेवाओं का लाभ प्राप्त एक बीमा कार्यक्रम के लिए योगदान। इन सेवाओं में आमतौर पर सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान शामिल हैं। पेंशन, विकलांगता बीमा, उत्तरजीवी लाभ और बेरोजगारी बीमा। ये सामाजिक बीमा के अंतर्गत लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। और दूसरा है सेवाएं। सरकार या नामित एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए लोग जिम्मेदार सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, लोगों का जिम्मेदार सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है सेवाओं में। विभिन्न देशों में, जिसमें चिकित्सा देखभाल, बेरोजगारी के दौरान वित्तीय सहायता, बीमारी या सेवानिवृत्ति, काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक कार्य के पहलुओं और यहाँ तक कि औद्योगिक संबंधों को भी शामिल किया जा सकता है। और तीसरा है बुनियादी सुरक्षा। यह विशिष्ट बीमा कार्यक्रम में भागीदारी के बावजूद है, जहां पात्रता अन्यथा एक मुद्दा हो सकता है। उदाहरण के लिए भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा, पैसा और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नए आए शरणार्थियों को दी गई सहायता, ये सब बुनियादी हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य का देखभाल, ये सब बुनियादी सुरक्षा है। सरकार इसके लिए भी प्रयत्नशील रहती है। अब आप देखें कुछ जो हमारे यहाँ जो पाठ पढ़ने हैं उन्हीं पर हम विचार करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इविल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, इविल्स, उनको भी हम देखें, ये भी हमको पढ़ना है। मुख्य रूप से जैसे कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या के कारण, क्यों कन्या भ्रूण हत्या होती है? एक पुरुष बच्चे की अत्यधिक इच्छा, माने सबके, हर दंपत्ति के मन में होता है कि वह एक ही बच्चा पैदा करे और वह पुरुष हो, बालक हो, बालिका न हो। यह भावना लोगों के अंदर है। दूसरी है अवांछित गर्भावस्था। कहते हैं कि न अनचाहे गर्भ, न चाहते हुए भी जब गर्भ हो जाता है, धारण हो जाता है, इस वजह से भी, और लोग पता लगाते हैं जांच करके कि यह कन्या है, तो भी क्या करते हैं कि गर्भपात करा देते हैं। इससे भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। दहेज प्रथा। समाज में जो दहेज प्रथा है, माता पिता को चिंता रहती है कि बेटी पैदा होने पर अत्यधिक पैसा खर्च होगा, वह उस खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं होते, तो कन्या भ्रूण हत्या के प्रति प्रेरित होते हैं।
खराब चिकित्सा नैतिकता। कहते हैं कि कई बेईमान और अनैतिक अस्पतालों, क्लिनिकों और अवैध एजेंसियों अल्ट्राध्वनि सुविधाओं को चलाने के लिए सेक्स का निर्धारण और बाद में अवैध रूप से महिलाओं के चयनात्मक गर्भपात की सुविधा, यह भारत में एक तेज़ी से बढ़ता हुआ बिलियन उद्योग है। कहते हैं खराब चिकित्सा नैतिकता। लोग पहले जांच करवा लेते हैं, जो चिकित्सालयों में जांच हो जाती है कि कन्या है, बालक है कि बालिका है। इससे भी कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को मिल जाता है। पुत्र पैदा करना चाहते हैं, पुत्री कोई नहीं। तो अगर जांच पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो कन्या भ्रूण हत्या में कमी आएगी। घटिया स्थिति। भारतीय समाज में महिलाओं की घटिया स्थिति नई नहीं है और सदियों पुरानी प्रथा रही है। कन्या भ्रूण हत्या के प्रभाव, इसके क्या प्रभाव होंगे? कम लिंगानुपात घटेगा, पुरुष बढ़ जाएंगे, महिलाओं की कमी हो जाएगी। जनगणना 2011 के अनुसार 1000 लड़कियों के लिए 914 लड़के, 1000 लड़कों के लिए 914 ही लड़कियां थीं। माने लिंगानुपात सही नहीं, लड़कों की संख्या अधिक है, लड़कियों की कम। और क्या है प्रभाव पड़ेगा? महिला तस्करी। गरीब और युवतियाँ इस अवैध प्रथा का शिकार होती हैं। बलात्कार और मारपीट के मामलों में वृद्धि होती है जब लिंगानुपात सही नहीं होता। जनसंख्या में गिरावट। जब कन्याएं ही नहीं होगी तो बच्चे पैदा ही कहाँ से होंगे? जब माँ ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? कम माताओं और गर्भ के साथ यहाँ कम जन्म होते हैं। उसके बाद फिर कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय। कहते हैं बच्चे के लिंग का खुलासा करने वाले डॉक्टर के लाइसेंस का रद्द किया जाना, रद्द कर या स्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो कन्या भ्रूण हत्या की चेक जांच करते हैं, कन्या भ्रूण का पता लगाते हैं कि लड़की है कि लड़का। अवैध लिंग निर्धारण करने वाली फर्मों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। माता पिता के खिलाफ उच्च जुर्माना, न्यायिक कार्रवाई जो जानबूझकर अपनी अजन्मे लड़की को मारने की कोशिश करते हैं। बालिकाओं को शिक्षा, रोजगार आदि में उच्च प्रोत्साहन। माता पिता की संपत्ति में महिलाओं के लिए समान अधिकार। विशेष रूप से युवाओं पर जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा जाए। ये सब है। दहेज प्रथा। दहेज देखिए, दहेज प्रथा के कारण पहले देखिए, फिर कहते हैं कि आर्थिक कारक। दहेज की व्यवस्था में योगदान देने वाले कई आर्थिक कारक हैं। इनमें से कुछ विरासत प्रणाली और दुल्हन की आर्थिक स्थिति शामिल है। सामाजिक कारक। भारत के कुछ हिस्सों में शादी की संरचना और रिश्तेदारी दहेज में योगदान देती है। उत्तर में शादी और आमतौर पर एक पितृ लोकल पति के परिवार के साथ रहता है प्रणाली है, जहां दूल्हे परिवार के एक गैर संबंधित सदस्य हैं। इस प्रकार है। दक्षिण में शादी अधिक बार दुल्हन के परिवार के भीतर आयोजित किया जाता है, उदाहरण के लिए करीबी रिश्तेदारों या चचेरे भाई के साथ। और इसमें धार्मिक कारक। कहते हैं आर्थिक कारण। दहेज प्रथा का आर्थिक कारण है, सामाजिक कारक है, धार्मिक कारण भी है। भारत में दहेज के विशिष्ट धर्म तक सीमित नहीं, यह हिंदुओं और अन्य धर्मों के बीच व्यापक है। उदाहरण के लिए भारतीय मुसलमान दहेज को जहेज कहते हैं, जो जाहेज या फातिमी मजीब उप के संदर्भ में प्रथा को न्यायोचित ठहराते हैं। आर्थिक असमानता। यह ईंधन एक भव्य जीवन शैली के लिए एक अधिक नकदी या उपहार के लिए पूछने की इच्छा। अधिक आर्थिक असमानता। पुरुषों की बढ़ती बेरोजगारी, माता पिता की मजबूरियां, दिव्य प्रतिबंध, ये सब जो है दहेज के कारण है। दहेज की रोकथाम के क्या कारण है? किसी दहेज की पेशकश या स्वीकार करने के लिए नहीं, दहेज की पेशकश को स्वीकार न करें। कानून के साथ परिवार के सदस्यों को शिक्षित करें कि दहेज स्वीकार करना या देना अपराध है। एक महिला के अधिकारों और विशेषाधिकारों का सम्मान करें। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। बालिकाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए शिक्षित करें। दहेज पर सख्त कानून लागू हो। भ्रष्टाचार निवारण। अब इसमें आप ईविल्स हो गया, जो एक भ्रष्टाचार भी है, समाज में फैला हुआ है, इसका भी निवारण। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ सुझाव उपाय है।
सुझाए गए हैं। भारत के सभी वर्गों को उचित शिक्षा को समझने के लिए किसी भी रूप में भ्रष्टाचार बुरा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न तो किसी को रिश्वत देते हैं और न एहसान करते हैं और न ही रिश्वत लेते हैं किसी भी एक से। भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करना, रिपोर्ट करना, भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के त्वरित विचारण और अनुकरणीय दंड देना, सभी सौदों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकपाल या लोकायुक्त को पूरी आज़ादी, नियमित प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नशीली दवाओं के उपयोग, दुरुपयोग और तस्करी, ड्रग एब्यूज जो है इसको आप देखें, ड्रग एब्यूज, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, जो तस्करी है। नशीली दवाओं को दुरुपयोग क्या है? उस पदार्थ का उपभोग करना जिसे न तो अनुमोदित किया जाता है और न ही चिकित्सा पेशेवरों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड का उपयोग भी नशीली दवाओं के दुरुपयोग कहा जाता है। ड्रग्स का लगातार और लंबे समय तक सेवन करने से व्यक्ति को दीवाना बना देता है, उसका आदी हो जाता है। निवारक और उपचारात्मक उपाय, इसका क्या उपाय है नशीली दवाओं से छुटकारा का? कहते हैं कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए कुछ निवारक और उपचारात्मक उपाय हैं। सरकार को सभी मीडिया का इस्तेमाल नशे की आदत के खिलाफ प्रचार के लिए करना चाहिए। स्वयं सेवी संगठनों को नशेड़ी को यह निर्देश देने के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए कि बिना शर्म या दुख के सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा में उन्हें लाने के लिए वाइस को कैसे छोड़ दिया जाए, लाने के लिए प्रयास करना चाहिए मुख्य धारा में। चिकित्सकों को उन्हें सिखाना चाहिए बुराई को कैसे रोका जाए और उससे बचा जाए और सामान्य स्वस्थ जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। माता पिता को अपने बेटे और बेटियों पर ज़्यादा ध्यान और प्यार देना चाहिए। नैतिक और धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना भी नशेड़ी के लिए मददगार है। पुलिस को निडर होकर नशे में यातायात से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप अब आते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। यह भारत सरकार का एक अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण भारत के कुछ राज्यों में लड़के के शिशुओं के विपरीत पैदा होने वाली लड़कियों के अनुपात में तेज़ी से गिरावट आई है। अल्ट्रासाउंड तकनीक ने गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों के लिए गर्भावस्था की शुरुआत में भ्रूण के लिंग को जांचना संभव बना दिया है। लड़की शिशुओं के साथ भेदभाव कई कारणों के लिए प्रौद्योगिकी के साथ संयुक्त है। पिन जन्मे अल्ट्रासोनिक प्रशिक्षण के दौरान महिला के रूप में पहचान भ्रूण के गर्भपात में वृद्धि का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को पहली बार तब देखा गया जब 1971 में राष्ट्रीय जनगणना के परिणाम जारी किए गए और राष्ट्रीय जनगणना के परिणाम जारी होने पर इसकी बिगड़ती समस्या होने की पुष्टि हुई। कुछ भारतीय राज्यों की महिला आबादी में कमी लगातार खराब हो रही है, जैसा कि 2011 के राष्ट्रीय जनगणना के परिणामों से पता चलता है। यह देखा गया कि यह प्रवृत्ति भारत के अपेक्षाकृत समृद्ध क्षेत्रों में सबसे अधिक स्पष्ट है। भारत में दहेज प्रथा को अक्सर दोषी ठहराया जाता है, इस उम्मीद में कि बेटियों के लिए एक बड़ा दहेज प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनकी शादी की जा सके। अक्सर इस समस्या का एक प्रमुख कारण बताया जाता है माता पिता के लिए अपनी बेटियों के लिए बड़ी दहेज प्रदान करने का दबाव समृद्ध राज्यों में सबसे तीव्र है, जहां उच्च जीवन स्तर और आधुनिक उपभोक्तावाद भारतीय समाज में अधिक प्रचलित है। इस अभियान का उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात के मुद्दे का समाधान करना है और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक राष्ट्रीय पहल है। कहते हैं कि यह महिला एवं बाल विकास कल्याण
मानव संसाधन इतने का संचालित एक राष्ट्रीय पहल है। यह शुरू में बहु क्षेत्र कार्रवाई में ध्यान केंद्रित किया। देश में ऐसे जिले जहां CSR कम है, जनलिंगानुपात कम है। योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नियोजित रणनीतियां हैं। बालिकाओं के लिए समान मूल्य बनाने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सामाजिक जुड़ाव संचार अभियान लागू करना। जन्म के समय बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को जन संवाद रखें, जिसमें सुधार सुशासन का सूचक है। जेंडर क्रिटिकल जिलों और शहरों पर फोकस करें। अब देखें मिशन इंद्रधनुष। यह टीकाकरण अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेडिकल एसोसिएशन का भी समर्थन प्राप्त है। मिशन इंद्रधनुष देखें। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का स्वास्थ्य मिशन है। इस योजना का उद्देश्य भारत के 90% पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज की दिशा में आगे बढ़ना है और 2020 तक इसे बनाए रखना है। टीकाकरण किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर 8 वैक्सीन रोके जाने वाली बीमारियों यानी डिप्थीरिया 8 वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, पोलियो, खसरा, बचपन के तपेदिक हेपेटाइटिस बी के गंभीर रूप और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाली दिमागी बुखार और निमोनिया, और चयनित राज्यों और जिलों में रोटा वायरस, डायरिया, जापानी इन्फेलेस्टाइटिस के खिलाफ क्रमशः इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। इतने सब हैं। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष की आयु के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। सरकार ने देश के 28 राज्यों में 201 उच्च फोकस वाले जिलों की पहचान की, जिनमें से आंशिक रूप से प्रतिरक्षित और असुरक्षित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। भारत सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे और 2 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जिनमें नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम UIP के तहत खुला छोड़ दिया गया है। इस विशेष अभियान में दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा जिलों और शहरों को प्रतिरक्षण कवरेज पर सुधार देने के लिए कहा गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत कम से कम 90% कवरेज के लिए पूर्ण प्रतिरक्षण की उपलब्ध पहले 2020 तक हासिल की जानी थी। IMI शुरू होने के साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि अब उन्नत हो गई है। तेज मिशन इंद्रधनुष चयनित जिलों और शहरी क्षेत्रों में कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को कवर करेगा। प्रवासी आबादी वाले केंद्र, शहरी मलिन बस्तियों में बिना से काम से न जाने कब कवरेज वाले पेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत पहचाने जाने वाले शहरी बस्तियों और शहरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब देखें डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का शुरू किया गया एक अभियान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की सेवाओं को बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्र को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। डिजिटल इंडिया में 3 प्रमुख घटक होते हैं सुरक्षित, स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में पहुंचाना और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। 3 चीज़ हैं बुनियादी ढांचे। डिजिटल इंडिया की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से
जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के उद्देश्य से की थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विजन इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों के क्षेत्रों में समावेशी विकास है। यह 3 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित है। डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में, मांग पर शासन और सेवाओं और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण। मांग पर शासन और सेवाओं। भारत नेट परियोजना को निष्पादित करने वाली भारत सरकार की इकाई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BSNL डिजिटल इंडिया DI परियोजना का संरक्षक है। इस पहल के माध्यम से जो सुविधाएं मिलेंगी उनमें से कुछ भारत नेट, डिजिटल एजुकेशन, हेल्थ, साइन, शॉपिंग और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हैं। डिजिटल इंडिया के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने N10 सफाई बेंद शुरू करने क्या क्या है, इसमें से इंडिया की प्रमुख विशेषताएं। डिजिटल इंडिया की प्रमुख विशेषताएं बता रहे हैं। राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना का उद्देश्य सभी फंड और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन ले आना है। फिर उमंग नए युग के शासन के लिए, इसको आप पढ़ लेंगे। ईशान फ्रेमवर्क स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इसको भी आप पढ़ेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं। अस्पताल आवेदन, डिजिटल उपस्थिति, डिजिटल लॉकर सुविधा, BPO और जॉब ग्रोथ, संपर्क, और ये सब भी आप देखेंगे। उसके बाद है अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, इसको भी देखें। अपशिष्ट प्रबंधन अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान, प्रबंधन और निगरानी को संदर्भित करता है। यह शब्द सामान्य रूप से सभी प्रकार के कचरे से संबंधित है, चाहे कच्चे माल की निकासी के दौरान उत्पन्न हो, मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों में कच्चे माल की प्रसंस्करण, अंतिम उत्पादों की खपत या नगर पालिका, आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, सामाजिक सहित मानव गतिविधियाँ, जितनी भी मानव गतिविधियाँ, उससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, सबके प्रबंधन के बाद कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य स्वास्थ्य, पर्यावरण, सौंदर्य शास्त्र पर अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। सभी अपशिष्ट सामग्री, चाहे वे ठोस, तरल, गैसीय या रेडियोधर्मी हों, अपशिष्ट प्रबंधन के दायरे में आते हैं। इसमें कानूनी और विनियामक ढांचा भी शामिल है जो अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें रिसाइकलिंग आदि पर मार्गदर्शक शामिल हैं। निम्नलिखित प्रकार के अपशिष्ट हैं: ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, नगर निगम ठोस कचरा, ये सब भी चीज़ें हैं। अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, प्रज्वलित प्रज्ञाशिष्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, कचरे का निपटान और प्रबंधन कैसे हो, व्यक्तियों द्वारा कार्य। अपशिष्ट प्रबंधन योगदान देने के समय सभी व्यक्तियों को जो कुछ कदम उठा सकते हैं उनमें निम्नलिखित हैं: घरेलू कचरे को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अलग करना, प्लास्टिक बैग का उपयोग कम करें और कागज़, जूट के कपड़े के थैले से बदलें। कागज़, कांच, कपड़े आदि जैसे पुनर्नवीनीकरण योग्य अपशिष्ट को अलग किया जा सकता है और तदनुसार निपटान किया जा सकता है। बाकी चीज़ें भी हैं इसका कचरे प्रबंधन के लिए, इसको आप पढ़ लेंगे। नगर निकायों द्वारा कार्रवाई जो की जा रही है इसको भी आप देख लेंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट तो उसको देखेंगे। महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसमें है वुमेन हेल्थ एंड
सैनिटेशन। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कई संकेतकों के संदर्भ में की जा सकती है, जो भूगोल, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, संस्कृति के अनुसार बदलती है। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य में पर्याप्त रूप से सुधार करने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य औसत और भारत में पुरुषों की तुलना में भी भलाई के कई आयामों का विश्लेषण किया जाना है। स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है जो मानव कल्याण और आर्थिक विकास में योगदान देता है। वर्तमान में भारत में महिलाओं को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अंततः जो समग्र अर्थव्यवस्था के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल में मौजूद लिंग, वर्ग या जातीय असमानताओं को संबोधित करना और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी के निर्माण और बचत और निवेश के स्तर में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक लाभ में योगदान दे सकता है। लिंग स्वास्थ्य के मुख्य सामाजिक निर्धारकों में से एक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों को भारत स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में प्रमुख भूमिका है। इसको आप पूरे को पढ़ेंगे। इसके बाद भारत में हेल्थ केयर सिस्टम के साथ समस्याएं कौन कौन सी, इसको आप देखेंगे। आदिवासी महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं, कुपोषण और रुग्णता क्या है, इसको आप पढ़ लेंगे। तो स्तन कैंसर, भारत में कैंसर की बढ़ती महामारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। दुनिया के कैंसर लगभग 70% मामले विकासशील देशों में पाए जाते हैं, इसको भी आप देख लेंगे। और आप आइए संक्षेप में हम चलते हैं वृक्षारोपण की ओर। वृक्षारोपण पेड़ के रोपण की प्रक्रिया है। आम तौर पर वानिकी, भूमि उद्धार या भू निर्माण उद्देश्य के लिए की जाती है। यह आर्बोरिकल्चर में बड़े पेड़ों के प्रत्यारोपण से अलग है और कम लागत से, लेकिन पेड़ के बीज के धीमे और कम विश्वसनीय वितरण से, क्योंकि पेड़ बढ़ने के साथ ही हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देते हैं। पेड़ लगाने से CO2 को वायुमंडल से हटाने के लिए जियो इंजीनियरिंग तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रेगिस्तान हरियाली परियोजनाएं भी बेहतर जैव विविधता और प्राकृतिक जल प्रणालियों से उद्धार से प्रेरित हैं, लेकिन खेती और वानिकी में नौकरियों की संख्या में वृद्धि के कारण आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार हुआ है। वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इसमें जो बातें लिखी गई हैं आप इसको भी ध्यानपूर्वक वीडियो को रोककर, नहीं तो हम इस सभी का फ़ोटो ग्रुप पर भेज देंगे, इससे आप इसको विधिवत पढ़ लेंगे। अब आप आइए देखें यातायात जागरूकता। यातायात संकेत और सड़क सुरक्षा उपायों को सीखने से आपको बचाव होता है। यातायात संकेत सड़क पर मूक बकता है। यह पहिया या एक पैदल यात्री के पीछे व्यक्ति हो। सड़क सुरक्षा के बारे में एक ध्वनि ज्ञान होने सड़कों से टकराने से पहले सभी के लिए बिल्कुल आवश्यक है। यातायात संकेत आगे सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं, प्रमुख चौराहों और जंक्शनों पर पालन करने के निर्देश प्रदान करते हैं, चेतावनी या मार्गदर्शक ड्राइवरों और सड़क यातायात के उचित संचालन सुनिश्चित करते हैं। सड़क संकेतों से अनजान होने के नाते हवा के लिए सावधानी फेंकने के समान है। इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति को भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले यातायात संकेतों और प्रतीकों के साथ परिचित होना चाहिए। एक लिखित या मौखिक परीक्षा के माध्यम से प्राप्त करें, ऐसा इस समय हो भी रहा है। यातायात नियंत्रण संगठन, इसको भी आप पढ़ लेंगे विधिवत। और यातायात संगठन क्या है इसको भी आप देख लेंगे। सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण है इसको देखें। विचलित ड्राइविंग, नशे में ड्राइविंग, तेज़ी से ड्राइविंग होती है, लापरवाह ड्राइविंग, बारिश, लाल बत्ती चलाना, नाइट ड्राइविंग, टेल गेटिंग, ये सब दुर्घटनाओं के कारण है। गलत तरीके से ड्राइविंग अनुचित बदल जाता है। किशोर ड्राइवरों को
ड्राइवर जो होते हैं उनसे भी एक्सीडेंट होते हैं। ड्रग्स, सड़क सुरक्षा मनाना, इसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद है अंतिम पे हम आते हैं जो प्रदूषण है हमारा, प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषकों के प्रकार। प्रदूषण शब्द किसी भी पदार्थ को संदर्भित करता है जो प्रभावित पर्यावरण के भीतर रहने वाले पर्यावरण जीवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। प्रदूषण के 5 प्रमुख प्रकार में शामिल हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। 5 हैं। वायु प्रदूषण क्या है इसको आप पढ़ लेंगे। जल प्रदूषण क्या है इसको भी इस पुस्तक से देख लेंगे, हम ग्रुप पर फ़ोटो भेज देंगे। मृदा प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण माने जो हवा के कारण जो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण है। जो जल को प्रदूषित करने वाले तत्व हैं जल प्रदूषण है। जो मिट्टी को प्रदूषित करने वाले तत्व हैं मृदा प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषित होती है। प्रकाश प्रदूषण, प्रकाश के माध्यम से या प्रकाश प्रदूषण का शहरी और अन्य भारी आबादी वाले क्षेत्रों में उत्पादित प्रकाश की बड़ी बड़ी मात्रा में अधिक प्रकाश जो लाइटें लगाई जाती हैं इनसे भी प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण एक महत्वपूर्ण प्रदूषण का कारक है। अब इसके बाद आप आएंगे, हम आते हैं अब पाठ के अंत में जो आपने पढ़ा पूरे का सारांश दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेंगे तो मोटी मोटी चीज़ें जो आज पढ़े हैं सब समझ में आ जाएगी। इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसको भी देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। संक्षेप में है और इसी के साथ आज का जो एक विस्तृत पाठ्यक्रम था अत्यंत संक्षेप में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, वैसे इस पाठ को पढ़ाने के लिए कम से कम अलग अलग एक एक टॉपिक पर एक एक घंटे का समय होना चाहिए। 1 घंटे नहीं तो कम से कम आधे घंटे। इतना विस्तृत पाठ्यक्रम को 1 घंटे में समाहित करना, पढ़ाना बहुत कठिन काम है और समझना भी बहुत कठिन है। फिर भी निर्देशानुसार हम इस पाठ को आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आज यहीं तक, धन्यवाद।